हमारे बुक का 6 चैप्टर है 10,000। 10,000 को लिखा है रिपर्ट ब्रूक ने। इनका जन्म हुआ था 1887 में, डेथ हुई थी 1915 में। देखो इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। ये जो सोल्जर है ये एक पोएम है जिसमें रूपर्ट ब्रूक, देखो रूपर्ट ब्रूक एक पोएट है और रूपर्ट ब्रूक को क्या वार पोएट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और देखो इस पोएम को वार पोएम के कैटेगरी में रखा गया है। फिर नेक्स्ट सुनना, ये एक पैट्रियोटिक पोएट है। पैट्रियोटिक पोएम है, पैट्रियोटिक पोएम मतलब देशभक्ति कविता है। कैसा कविता है? देशभक्ति कविता, जिसमें पोएट अपने देश प्रेम के बारे में बात करते हैं। इस पोएम में पोएट खुद एक सोल्जर है। इस पोएम में पोएट खुद एक सोल्जर है और इस पोएम में पोएट इंग्लैंड की तारीफ करते हैं, इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं, अपने देश की प्रशंसा करते हैं। ये पोएम एक सोनेट्स है। सोनेट्स मतलब 14 पंक्तियों वाली कविता, और जो भी 14 पंक्तियों वाली कविता होती है उसको 2 पार्ट में लिखा जाता है। पहला 8 लाइन, दूसरा 6 लाइन। जो 8 लाइन होता है पहला, उसको ऑक्टेव कहते हैं, और जो बाद का 6 लाइन होता है उसको सेस्टेट कहते हैं, ठीक है। अब देखो इनके नाम 5 बहुत फेमस वार पोएम है, ठीक है। अब सुनो इस पोएम के बारे में डब्ल्यू यीट्स ने कहा था कि जो रूपर्ट ब्रूक है वो इंग्लैंड का सबसे ज्यादा हैंडसमेस्ट मैन है। रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड का सबसे ज्यादा हैंडसमेस्ट पोएम है, ठीक है। अब देखो क्या है ये पोएम जो है, आप लोग को छुट्टी आ जाए सर नहीं आएंगे, सुनो सर नहीं आएंगे मतलब हम मना कर दे नहीं आने के लिए क्योंकि इसका क्लास रिकॉर्ड। तो ये जो पोएम है ये कब लिखा गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम लिखा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम लिखा गया था। इसमें पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति कूट कूट करके भरा हुआ है। ऑथर की डेथ हो गई थी सेप्टिकेमिया की वजह से। सेप्टिकेमिया मतलब ब्लड पॉइजनिंग होती है, एक जहरीले कीड़े के काटने के कारण ऑथर की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। देखो ऑथर के जो फादर थे वो रूबी स्कूल के हाउस मास्टर थे, मतलब चपरासी टाइप के थे, ठीक है। आगे देखो अगर हम बात करें ये जो पोएट है इस कविता में वार से होने वाले जो मिस्ट्रीज मतलब दुख दर्द पीड़ा, इसके बारे में क्या करते हैं? वर्णन करते हैं, ओके। अब देखो इस पोएम में जो पोएट है वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे, जैसे कि हम अपने देश में रह रहे हैं तो यहाँ के गलियों में घूम रहे हैं, यहाँ के फूलों को सूंघ रहे हैं, यहाँ की नदियों में नहा रहे हैं, यहाँ के दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, इस तरह की बहुत चीज़ कर रहे हैं एक्टिविटीज। वैसे ही पोएट जब अपने देश में थे तो वो उनको उस देश ने फ्लावर दिया था प्रेम करने के लिए, इसके अलावा नदी दिया था नहाने के लिए। उस देश के नदी में उन्होंने नहाया था, उसके रास्तों पे उन्होंने भटका था और उसके ताज़ी हवा में उन्होंने सांस ली थी। तो उस सब के लिए ये अपना क्या मतलब जो क्या बोलोगे अपना नहीं आभार व्यक्त करते हैं कि ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि वो देश जिसने हमको सब कुछ दिया आज उसके लिए अपने जीवन को हम क्या कर देंगे? न्यौछावर कर देंगे, ठीक है। आगे देखो कुछ वर्ड्स अगर दिख जाए तो समझ लेना कि ये द सोल्जर चैप्टर का ही है, जैसे कि कंसील्ड ब्रीदिंग और फॉरेन फील्ड, ए डस्ट, ए पल्स, साइट्स एंड ड्रीम्स। ये सब अगर आपको एक लाइन वाले मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से भी ये वर्ड्स दिख जाए या फिर जो एक्सप्लेनेशन में ये वर्ड्स दिख जाए तो आप समझ जाना कि किस चैप्टर से लिया गया है? द सोल्जर से, ठीक है। आगे देखो अगला चैप्टर आपका है मैकेविटी द मिस्टिक कैट। मैकेविटी द मिस्टिक कैट 7th चैप्टर निकाल लो, मैकेविटी द मिस्टिक कैट। इसके पोएट का नाम है टी.एस. इलियट। इसका जन्म हुआ था 1818 में और 1888 में इनकी डेथ हुई थी 1965 में। इनका बर्थ प्लेस था यूएसए मतलब अमेरिका, ठीक है। लेकिन बाद में ये कहाँ चले गए? इंग्लैंड में सेटल हो गए। ये 20th सेंचुरी के बहुत ही फेमस पोएट थे। 20th सेंचुरी के बहुत ही कैसे पोएट थे? फेमस पोएट थे, ठीक है। और ये जो पोएम है इसमें एक बिल्ली की बात की गई है, काफ़ी मजाकिया ढंग से एक बिल्ली के बारे में बात की गई है। एक बहुत ही फेमस पोएट फनी पोएट है, मजाकिया किस्म का पोएट है, ठीक है। और इसको नोबेल प्राइज मिला था इस पोएट को 1948 में, ठीक है। इसके अलावा ये एक क्रिटिक भी थे, वॉइस ड्रामेटिस्ट भी थे। कुछ मैकेविटी के बारे में कुछ बातें जान लो, जैसे कि मैकेविटी एक कैट है। मैकेविटी किसी इंसान का नाम नहीं है, किसका नाम है? बिल्ली का। किसका नाम है? कैट का, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बिल्लियों का नाम इस बुक में मेंशन किया गया, इस चैप्टर में मेंशन किया गया, जैसे कि मुंगो जेरी और ग्रीडलबोन, मुंगो जेरी और ग्रीडलबोन, ठीक है। अब देखो टी.एस. इलियट की बात करें तो टी.एस. इलियट के कुछ महत्वपूर्ण क्रिएशंस के नाम सुन लो, द वेस्टलैंड, एश वेडनेसडे और 4 क्वार्टर्स। समझ में आ रही है? ये कुछ इंपोर्टेंट उनकी रचनाएं हैं। अब देखो इस पोएम को जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया? ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ओल्ड पोएम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स कहाँ से लिया गया? ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। अब देखो
इस पोएम से इंस्पायर होकर के एंड्रयू लियोड ने इसको गाना का रूप भी दिया। एंड्रयू लियोड क्या बोलोगे, एंड्रयू लियोड और वेबर पूरा नाम है, इन्होंने इस पोएम को स्टेज पे म्यूजिक के रूप में म्यूजिक का रूप भी दिया। ठीक है, अब देखो मैकियावेली के बारे में थोड़ा जान लो। मैकियावेली को कुछ नाम से जाना जाता है, जैसे कि छुपा रुस्तम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हिडन पॉ, नेपोलियन ऑफ क्राइम, मतलब किसका, क्राइम का, आतंक का स्वामी, आउटलॉ मतलब नियमों को पालन न करने वाला। इसके अलावा इसको कहा जाता है मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स कहा जाता है। मैकियावेली बाहर से तो बहुत रेस्पेक्टेबल है, अब यहाँ पे ये बात को रिप्रेजेंट करता है कि मैकियावेली एक्चुअली में मैकियावेली की बात नहीं हो रही है। मैकियावेली हमारे देश के जो नेता वेता है, बड़े बड़े नेता, बड़े लीडर्स, जो बाहर से तो बहुत उनको सम्मानजनक पोजीशन मिलता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत क्रिमिनल्स करता है, स्कीम करता है, भ्रष्टाचार करता है, घोटाला करता है। तो ये इनडायरेक्टली हमारे देश के, वो अपने देश के नेताओं के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। किसी बिल्ली के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैकियावेली का आंख अंदर धंसा हुआ है, उसका हेड हाईली डोम्ड है, डोम्ड गुंबद के आकार का, और वो बहुत ही ज़्यादा डिसीटफुलनेस है। डिसीटफुलनेस मतलब क्या, बेईमान टाइप का आदमी है, मतलब बिल्ली है, आदमी नहीं। अब देखो वो अपने सर को एक सांप की तरह इधर उधर घुमाती है, नहीं घुमाता है, ठीक है, ही है तो घुमाता है। वो किसके लिए, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, मतलब वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स के लिए नाक में दम बन चुकी है, मतलब वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स के लिए नाक में दम कर चुकी है, परेशान कर चुकी है, एक बैफलमेंट बन चुकी है, पहेली बन चुकी है। ठीक है, किसी से ये पहेली सॉल्व नहीं हो रहा है, सुलझ नहीं रहा है, सबको परेशान करके रख दी है। मैकियावेली एक लंबी और पतली बिल्ली है, ठीक है, जिंजर कैट है, लंबी और पतली बिल्ली है। जिंजर मतलब लंबी और पतली बिल्ली होती है। स्कॉटलैंड यार्ड्स के किसी भी फाइल में, मतलब स्कॉटलैंड के जो पुलिस ऑफिसर्स के किसी भी फाइल में आपको मैकियावेली का फुटप्रिंट्स नहीं दिखेगा, मतलब उसका कोई निशान, कोई क्राइम का कोई नमूना आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इतना ज़्यादा मतलब गायब होने की क्षमता रखती है, अपने क्राइम को छिपाने की क्षमता रखती है। इसके पास तो लेविटेशन का जो पावर होता है, मतलब हवा में खो जाने का जो क्षमता होता है, गायब हो जाने का जो क्षमता होता है, इसको देख करके फ़कीर भी क्या हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। फ़कीर भी क्या हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। वो सारे के सारे मानव के नियमों को क्या कर देती है, तोड़ देती है। इसके अलावा वो जब फ्री टाइम में अपने थम्स को, अपनी उंगलियां को लिक करती रहती है, मतलब चाटती रहती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसका बॉडी का शेप फिनाइल है और वो एक फाइन टाइप की, एक दानव टाइप की, राक्षसी टाइप की बिल्ली है। तो फाइन और फिनाइल दिख जाए मतलब मैकियावेली, फाइन और फिनाइल वर्ड दिख जाए तो किसके बारे में बात हो रही है, मैकियावेली के बारे में। उसके पास हमेशा एक ना एक एलिबाई होता है। एलिबाई मतलब एक्सक्यूज, बहाने होते हैं, जिससे वो क्या कर सकती है, खुद को ये साबित कर सकती है, बेगुनाह साबित कर सकती है, और किससे, मतलब खुद को बचा सकती है अपने क्राइम से, मतलब जो क्राइम की है उसके लिए वो अपने उस आरोप से खुद को क्या कर सकती है, बचा सकती है। इसके लिए हमेशा उसके पास एलिबाई होता है। तो किसके पास एलिबाई होता है, यही मैकियावेली के पास। अब देखो कुछ वर्ड्स दिख जाए तो समझ जाना ये किस चैप्टर से लिया गया है, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट से। जैसे कि फॉरेन ऑफिस की बात हो जाए, ग्लास की बात हो जाए, मिल्क की बात हो जाए, मैकियावेली की बात हो जाए, ह्यूमन लॉ की बात हो जाए, इसके अलावा लाइक ए स्नेक की बात हो जाए, डिसीटफुलनेस की बात हो जाए। अगर ये सब कहीं भी दिख जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव में एक लाइन और वन लाइनर क्वेश्चन में या एक्सप्लेनेशन 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना किस चैप्टर से लिया गया है, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट से। नेक्स्ट 8वां चैप्टर है फायरहैम, जिसको लिखा है के.के.एन. दारूवाला ने। उनका जन्म हुआ था 1937 में और वो अभी तक जीवित है। ठीक है, इनका बर्थ प्लेस था लाहौर में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। लेकिन भले इनका जन्म कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में, लेकिन इनको इंडियन पोएट्स माना जाता है। कैसा पोएट्स माना जाता है, इंडियन, भारत के पोएट्स माना जाते हैं। इनको अवार्ड दिया गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है, और साथ ही इनको कॉमनवेल्थ अवार्ड भी दिया गया था। उनके कुछ फेमस पोएम्स में से क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, एपेरिशन इन अप्रैल हो जाएगा। सुनो, वो जितना ही पोएम लिखते थे ना, उसका थीम या तो लव होता था, या डेथ होता था, या डोमिनेशन होता था, क्रिटिसिज्म होता था, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी होता था, और वायलेंस होता था। सबका मतलब लव मतलब प्रेम, डेथ मतलब मृत्यु, डोमिनेशन मतलब किसी पे अपना वर्चस्व दिखाना, अपना प्रभाव दिखाना, इस तरह के साइनिसिज्म मतलब बुराइयाँ वगैरह करना, और क्या प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी मतलब मानव जीवन के दुख को व्यक्त करना, और वायलेंस मतलब मारकाट, वायलेंस मतलब मारकाट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें के.के.एन. दारूवाला, ये एक जोरेस्ट्रियन, क्या थे, पारसी थे। क्या थे, कि पारसी थे। और पारसी किसकी पूजा करते हैं, आग की। किसकी पूजा करते हैं, आग की। इसलिए इसने अपने देवता फायर पे, आग पे एक गीत लिखा, जिसको क्या बोला गया, फायरहैम। क्या बोला गया, फायरहैम। ठीक है, अब सुनो, साइंटिस्ट अगर किसकी बात करें, सेक्रीफाइस की बात करें, पहले तो ये चीज़ सुन लो कि वो अपने
पिताजी के साथ, किसके साथ, पिताजी के साथ बर्निंग घाट पे गए थे। और बर्निंग घाट का मतलब शमशान घाट। कहाँ पे गए थे? शमशान घाट, ठीक है, जहाँ पे क्या जल रही थी? डेड बॉडी जल रही थी। डेड बॉडी क्या हो रही थी? जल रही थी, ठीक है। अब देखो उन्होंने अपने फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को कहाँ जला दिया? आग को समर्पित कर दिया। क्यों? क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस, जहाँ पे पारसी या जोरोस्ट्रियन रिलीजन के डेड बॉडी को क्या किया जाता है? डिस्पोज किया जाता है। उसके घर से 1000 से मील दूर थे। एग्जाम में पूछा जाता है कितना मील दूर, तो 1000 मील क्या थे? दूर थे। तो उतना दूर वो अपने बच्चे के डेड बॉडी को लेकर जा नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने बच्चे को बगल के शमशान घाट में क्या कर दिया? जला दिया। क्या कर दिया? जला दिया, ठीक है। अब देखो, लेकिन पोएट ने कसम खाई, स्वेयर किया, मतलब कसम खाई, शपथ लिया कि फिर से वो क्या करेंगे? आग को उसके फॉरगेटफुलनेस, मतलब भूलने के पाप से क्या करेंगे? बचाएंगे। एग्जाम में आ जाए कि आग को किस पाप से बचाने का शपथ लेते हैं पोएट? तो भूलने के पाप से बचाने का शपथ लेते हैं। और भूलने के को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉरगेटफुलनेस। क्या कहते हैं? फॉरगेटफुलनेस। क्या कहते हैं? फॉरगेटफुलनेस। और आग का जो फॉरगेटफुलनेस है, ठीक है, ये उसकी ड्यूटी है जो उसको क्या कर देता है? छोड़ देता है। मतलब द फायर हैड फॉरगेटन इट्स ड्यूटी एंड लेफ्ट द एम्बर्स, मतलब अपने काम को ये भूल गया, अपनी ड्यूटी को ये भूल गया और फिर बर्निंग कोल्स के रूप में शरीर को क्या कर दिया? दफना दिया, ठीक है। और आग के पास जब वो शरीर को जलाता है तो उसमें से एक लाल लाल चिंगारी उठती है। इसके बारे में बात हो रही है। अब देखो, फायर डिबॉचरी की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है? इमोरल बिहेवियर। किसका? आग का। इमोरल बिहेवियर किसका? आग का। मतलब आग जिसको ये देवता मानते हैं वो अनैतिक काम कर रहे हैं, वो डेड बॉडी को जला रहे हैं, और डेड बॉडी में भी आधा जला रहे हैं आधा छोड़ रहे हैं, तो गलत काम है ना। करना है तो पूरा बॉडी को जलाओ, और वैसे देवता हो तो तुम बॉडी को जलाओगे। मतलब पोएट का कहना ये है कि आप हमारे देवता है तो आप इतना नीच काम करोगे कि डेड बॉडी को जलाओगे। इस तरह से वो कहते हैं कि ये इमोरल बिहेवियर का मतलब होता है क्या? फायर डिबॉचरी। फायर डिबॉचरी का मतलब क्या? इमोरल बिहेवियर, अनैतिक काम, ठीक है। द साइट ऑफ बर्निंग बॉडी, ये जो जलता हुआ शरीर जो कि शमशान घाट पे दिखता है, इससे जो फ्राइटनेड पासरवाइज, ये वहाँ से गुजरने वाले लोगों को क्या करता है? डराता है। क्या करता है? डराता है, मतलब उससे वहाँ के लोग डर जाते हैं। फिर देखो, शपथ की बात करें, किसकी बात करें? शपथ की। तो पोएट शपथ लेता है। पोएट क्या करता है? शपथ लेता है। क्या? 2 बार। कितना बार? 2 बार, कि आग को उसकी गलती कंडीशन क्या करेंगे? बचाएंगे, उसको उसकी गलतियां करने नहीं देंगे। हमारे देवता है, इतना नीच, इतना इमोरल काम कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए ये 2 बार शपथ लेते हैं। अब सुनो, इसके अलावा अगर बात करें, देखो द टावर ऑफ साइलेंस से क्या होता है? तो पारसी रिलीजन में क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडी को डिस्पोज किया जाता है, उसको क्या क्या कहा जाता है? टावर ऑफ साइलेंस। क्या कहा जाता है? टावर ऑफ साइलेंस। देखो, ये पीपल नदी के किनारे, मतलब क्या है? द सेटिंग दिस पीपल वेंट टू बैंक ऑफ रिवर। लेकिन हम हिंदू रिलीजन में क्या होते हैं? नदी के किनारे जाते हैं, पोखर के किनारे जाते हैं, और वहाँ पे शमशान घाट होता है, और वहाँ पे शरीर को जला करके दफनाया जाता है, ठीक है। तो पारसी रिलीजन में शरीर को जलाया नहीं जाता है, टावर ऑफ साइलेंस के पास जाकर छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे चील, गिद्ध, कौवे और क्या कहते हैं अलग अलग जानवर आकर उसके शरीर को खा जाते हैं। और उसका मानना है इससे जीवों को, मतलब जंगली जीव को भोजन भी मिल रहा है, और न हवा प्रदूषित हो रहा है, न पानी प्रदूषित हो रहा है, न मिट्टी प्रदूषित हो रहा है। समझ में आ रही बात? इसलिए पहले वो लोग ऐसा करते थे, लेकिन अब जंगल की कमी हो गई तो जानवर की भी कमी हो गई, तो टावर ऑफ साइलेंस से क्या हो गया? कम गया, ठीक है। अब देखो, कुछ अगर बात करें तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो किताब है उसको उन्होंने अपने शब्दों में लिखा और लोगों पे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डाला। अब कुछ वर्ड्स दिख जाए तो समझ जाना कि किस चैप्टर से, फायर हम से। जैसे कि फायर, टावर ऑफ साइलेंस, पारसी, जोरोस्ट्रियन शब्द का वैसे यूज किया गया, सोल, इसके अलावा फॉरगेटफुलनेस, रेडनेस, इम्बर्स, हाफ कुक्ड फिंगर। अगर ये सब दिख जाए तो किस चैप्टर का होगा? फायर हम का। किसका होगा? फायर हम का। अगला चैप्टर आपका हो जाएगा, कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है बतलाओ जरा। अगला चैप्टर आपका हो जाएगा स्नेक, मतलब सांप। अभी बिल्ली थी, अब आएगी सांप। अभी आपके बुक में क्या आई थी? बिल्ली। अब कौन आएगी? सांप। कौन आएगी? सांप। तो इस चैप्टर को लिखा है D.H. लॉरेंस ने। इनका जन्म हुआ था 1885 में, डेथ हुई थी 1930 में। इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। वो प्रोफेशन से पोएट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एसेसिस्ट थे। उनके पिताजी वहाँ क्या थे पता है? उनके
पिताजी देखने में बड़े गंदे भद्दे थे और साथ ही साथ वो खुदाई का काम करते थे। किसका खुदा काम करते थे? खुदाई का काम, मतलब कोर्स मानर फादर थे। उनके नोटेबल जो पोएम्स और रचनाएं थी, नोटेबल पोएम्स और रचनाएं में है एक कलेक्शन ऑफ ग्रास, द वाइट पीकॉक एंड द रेनबो। ठीक है, पोएम के बारे में सुनो। ये द स्नेक जो है वो पानी पीने आता है, वाटर ट्रफ पे क्या करने आता है? पानी पीने आता है। ओके, स्नेक कम टू ड्रिंक वाटर। अब देखो, इट वॉज ए हॉट डे। अब जब स्नेक पानी पीने आता है उस समय क्या होती है? बहुत गर्मी का समय होता है। चित्र में ही बात की जा रही है कि एक समय एक स्नेक, एक सांप किसके? पोएट के घर पे पानी पीने आता है और पोएट को भी उसी टाइम पे प्यास लगती है, वो भी पानी पीने जाता है। तो सांप को देखकर वो रुक जाता है, पोएट को सांप को पहले पानी पीने देता है और वो सांप को देखकर बड़ा खुश होता है, बहुत खुश होता है कि मेरे घर गेस्ट के तौर पे कौन आया? सांप आया। लेकिन वो उस हमेशा हम लोग को सिखाया जाता है ना कि सांप को दिखना चाहिए तो मार देना चाहिए, ये तो हमको नुकसान कर देगा। तो पोएट क्या करता है पता है? वो जाते जाते सांप के ऊपर क्या एक लकड़ी का गट्ठर दे करके मार करके फेंक करके मार देता है, जिससे सांप को क्या लग जाती है? चोट लग जाती है। और बाद में जब सांप चला जाता है तो पोएट को फिर से बहुत पछतावा होता है, हाय मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इसको क्यों मार दिया, मेरे घर मेहमान के तौर पे आया था, और खूब पछताता है। और रात से दोपहर का समय हो जाता है, वो पोएट वहीं पे रुक करके पछता रहा होता है कि हमने बहुत बड़ी क्या करी? गलती करी। समझ में आ गया? तो पूरा ये पोएम है। आगे देखो क्या है। पोएट, गर्मी का दिन है तो पैजामा पहना हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है क्या पहना हुआ है? पैजामा पहना हुआ है। वो किसके पास है? वही वाटर ट्रफ के पास पीचर मतलब एक बर्तन लेकर के क्या करने आया था? पानी पीने आया था। ठीक है, उसी समय वो देखता है कि एक ग्लूमी अर्थ वॉल से, मतलब दरार पड़ा हुआ जो दीवार है उसमें से, उसके क्रैक में से कौन? एक सांप निकल करके उसके वाटर ट्रफ पे क्या करने आया है? पानी पीने आया है। देखो, सांप फर्स्ट कॉमर था, स्नेक जो है वो पहले आया था और जो पोएट था वो सेकेंड कॉमर था, वो बाद में आया था। ठीक है, अब देखो सांप जो है ना वो पोएट पे वैगुअली देखता है, जैसे कि एक बार देखा फिर नजर हटा लिया, जब लोग देखते हटा लेते, वैसे याद रखिएगा सांप पोएट पे वैगुअली देखता है। कैसे देखता है? वैगुअली। टाइप क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो, जो पोएट जब सांप को देखता है तो उसने जो अभी तक सीख रखा होता है उससे उसके अंदर से आवाज आ रही होती है कि सांप को जरूर क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए। क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए। अब देखो, उनका मानना है, मतलब सिसिली के लोगों का मानना है कि जो ब्लैक सांप है, कहाँ के लोगों का मानना है? सिसिली के लोगों का मानना है कि जो ब्लैक सांप स्नेक्स होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, मतलब वो जहरीले नहीं होते हैं, हार्मलेस होते हैं। लेकिन गोल्डन ब्राउन जो स्नेक होते हैं वो वेनमस होते हैं, जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें, पोएट जो है शुरू में तो उसको बड़ा प्रेम आता है सांप पे, लेकिन वो सांप से बाद में थोड़ा डर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने एक ग्लम्सी लॉग मतलब लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उसके ऊपर फेंक मारता है। किसके ऊपर? सांप के ऊपर। किसके ऊपर? सांप के ऊपर। देखो, जो सांप है वो जैसे कैटल मतलब क्या? पशु। वो जैसे पशु क्या पीता है? पानी पीता है। वैसे सांप भी क्या कर लेता है? पानी पी लेता है। क्या कर लेता है? पानी पी लेता है। और उसके बाद उस पोएट को देख करके सांप को बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि सांप को किसके तौर पे देखता है? मेहमान के तौर पे। किसके तौर पे? मेहमान के तौर पे। वो सांप को एक ऐसे राजा के तौर पे देखता है जो अपने राज से क्या कर दिया गया है? निकाल दिया जा चुका है। जैसे कि राम जी वनवास में चले गए थे, वैसे ही वो समझता है कि ये सांप भी कहाँ आया है? वनवास में आया है, मतलब ये एग्जाइल किंग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पेड़ का मेंशन किया गया है जिसका नाम है कैरोट ट्री। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, कैरोट ट्री था। ठीक है, इसके अलावा सुनो, बाद में जब सांप को वो मारता है तो बहुत ज़्यादा रिपेंटेड फील करता है, बहुत ज़्यादा पछतावा महसूस करता है कि हाय मैंने क्या कर दिया, आपको सांप को नहीं मारना चाहिए था। समझ में आ रही बात? आगे देखो क्या है, कुछ कीवर्ड्स की बात करें। किसकी बात करें? कुछ कीवर्ड्स की। तो इसमें लॉग, हॉट डे, कैटल, वाटर ट्रफ, सिसिली स्नेक, एग्जाइल किंग, अर्थ किल, वाइस होल, फीचर, अगर ये सब शब्द दिख जाए तो आप समझ जाना है किस चित्र से लिया गया है? द स्नेक से। किसे लिया गया है? द स्नेक से। किसे लिया गया है? द स्नेक से। आपकी बुक का लास्ट चैप्टर, सर यहाँ पे 10th होना चाहिए, मैंने 9th लिख दिया है। कितना होना चाहिए? 10th। मतलब लास्ट चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस है, जिसको किसने लिखा है? कमला दास ने। किसने लिखा है? कमला दास ने। किसने लिखा है? कमला दास ने। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 1934 में, डेथ हुई थी 2009 में। उनका बर्थ प्लेस इंडिया है। ठीक है, और वो एक इंडियन पोएटेस है, भारतीय कवित्री है। ठीक है, वो 2 भाषा को काफ़ी अच्छे से जानती है, एक इंग्लिश दूसरा मलयालम, इंग्लिश और मलयालम।
ठीक है। और उसका उनका ऑटोबायोग्राफी ने पूरे हलचल मचा करके रख दिया था। मतलब उसने ऐसे ऐसे अजीब अजीब बात लिख दी थी कि एक महिला होकर ऐसी बात कैसे कर सकती है, इस तरह की बात हुई थी और पूरा मार्केट में हलचल मचा करके रख दिया था। उनका जो इम्पोर्टेंट पोएम्स है वो समर इन कलकत्ता है, जिसको 1963 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ और उनका फेमस क्रिएशन है, जैसे कि ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, केवल सेंट ही जानते हैं कि कैसे गाया जाए, या यस अल्लाह है हिंदूज, लेकिन इसने अपना रिलीजन चेंज करने के बारे में सोचा था और इसने अपनी जीवनी में इस चीज़ें के बारे में लिखा था, जिसके कारण मार्केट में पूरी तरह से क्या हो गई थी, हलचल मच गई थी, लोगों ने इसको बहुत गलत नजरिए से देखा था, ठीक है। माई ग्रैंड मदर हाउस ये कब पब्लिश हुआ, 1965 में से, ये नहीं पूछेगा। अब देखो क्या है, ये जो माई ग्रैंड मदर हाउस है वो किस किताब से लिया गया, वो समर इन कोलकाता से लिया गया। कहाँ से लिया गया, समर इन कोलकाता से। फिर सुनना, अगर हम इस पोएम की बात करें, इस पोएम की बात करें तो समर इन कोलकाता से लिया गया। ये पहले ये सुनो, हम सबके जीवन में अपनी नानी के यहाँ से जुड़ी हुई यादें होती है, तो ये यही बातें करती है इस पूरे पोएम में, अपनी नानी के यहाँ से जुड़ी हुई बातें के बारे में, अपनी नानी यहाँ से जुड़ी हुई बातों के बारे में। ये नानी बचपन में कैसे नानी के गांव जाया करती थी, इसकी नानी इसको बहुत प्रेम किया करती थी और एकदम क्या होता था, प्योर लव होता था, किसी तरह का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी तरह का कोई क्या कहते हैं झूठा प्रेम नहीं होता था, सच्चा प्रेम होता था। और इस तरह का प्रेम अब ये खुद बहुत बड़ी हो चुकी हैं, अब इसको बहुत जगह जगह से धोखा मिला है, ठीक है, बहुत जगह से इनको क्या मिला है, धोखा मिला है। और लेकिन जो प्रेम इसको इनके नानी ने दिया था, ग्रैंड मदर ने दिया था, इनको उस तरह का प्रेम और कहीं नहीं मिला। तो उसी प्रेम को याद करके, अपनी नानी माँ को याद करके, उनके प्रेम के बारे में हम लोग को क्या करती है, बताती है। सबकी नानी माँ, सबकी नानी अपने बच्चे को कितना, अपने नातिन को मतलब कितना प्यार करती है, तो हम समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो ये वही प्रेम के बारे में बात करती है। देखो ये अपने चाइल्डहुड के बारे में बात करती है। तो जब वो बच्चा थी तो अक्सर अपने ग्रैंड मदर्स के हाउस में रहा करती थी, जाया करती थी। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया है, डॉग। क्या मेंशन किया गया है, डॉग। कहा जा रहा है कि खास मैं अपनी नानी के घर से वो अंधकार लेकर के आती और ब्रूडिंग डॉग के तौर पे मैं अपने कमरे के पीछे, अपने कमरे के दरवाजा के पीछे उसको रख देती। तो यहाँ पे डॉग का मतलब होता है वो एटमॉस्फेयर जो कि कहाँ था, उसके नानी के घर में था। वो प्रेम जो कि उसके नानी के घर में मिला था, उस चीज़ को वो ला करके अपने घर में क्या करना चाहती है, रखना चाहती है, ठीक है, संजो करके रखना चाहती है। देखो यहाँ पे स्नेक का यूज, फिर से स्नेक वर्ड यूज किया गया। देखो स्नेक का पूरे बुक में 3 जगह यूज किया गया है। एक तो पूरे स्नेक चैप्टर में तो बार-बार यूज किया गया है, एक यूज किया गया है मैकेविटी द मिस्टी कैट में, वहाँ पे वो स्नेक की तरह अपने सर को क्या करती है, घुमा लेती है। और एक यहाँ पे कि नानी के घर में जो लाइब्रेरी था, और उस लाइब्रेरी में क्या घूम रहा है, सांप। क्या घूम रहा है, सांप। क्या घूम रहा है, सांप, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ वुमेन की मृत्यु के बाद, ह्यूमन के मृत्यु के बाद जो साइलेंस, वो जो घर है वो बिल्कुल क्या हो चुका है, शांत हो चुका है, बिल्कुल क्या हो चुका है, शांत हो चुका है, ठीक है। फाइनली कहा जाए जो पोएटिस है वो अब दूसरे के दरवाजे पे क्या मांग रही है, प्रेम मांग रही है। दूसरे के दरवाजे पे क्या मांग रही है, प्रेम मांग रही है, ठीक है। अब जो पोएटिस है वो रिसीव करती हैं किससे, जो प्रेम अपनी दादी नानी माँ से रिसीव करती थी, वो प्रेम उसको कहीं मिल नहीं रहा है, ठीक है। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि ग्रैंड मदर, रिसीव, लव, स्ट्रेंजर, डॉग, एमॉन्ग बुक्स, आर्मफुल। अगर ये सब वर्ड्स दिख जाए तो समझ जाना किस चैप्टर से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, आपके माई ग्रैंड मदर हाउस से, ठीक है। तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अगर आप इसको बढ़िया से देख लिया तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आंसर ही बन जाएगा, 4 मार्क्स वाला एक्सप्लेनेशन ही बन जाएगा और समरी बन जाएगा।